नून रोटी खा के भोला जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। इहे पढ़ाई अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ी लिखी रच दिहल देखो संविधान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश से गरीबों और दलितों की शिक्षा हमेशा हमेशा के लिए बंद की जा रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दलित समाज, खासतौर से उन 5% दलित समाज को मैं छोड़ दूं जो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन 95% अभी भी दलित समाज के लोग ऐसे हैं जिनका गुजारा रोज़ की मजदूरी पर है, और मजदूरी वही जो सिर्फ अपना पेट का पालन पोषण कर सके। यानी शिक्षा कहीं ना कहीं सरकार पर डिपेंड होती है। और मैं गरीब लोगों की बात करूं तो गरीब में सभी वर्ग के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ दलित समाज की नहीं बल्कि सारे वर्गों की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कोई भी हो सकता है। यानी ये कहें कि गरीबों के लिए और दलितों के लिए शिक्षा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 स्कूलों का लगभग बंद करने का ऐलान हो चुका है, जिसमें से कुछ स्कूल जो होंगे उनका विलय होगा, यानी उन स्कूल के सारे बच्चों को किसी और स्कूल में भेजा जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके बच्चे, चूँकि प्राइमरी विद्यालय में कितने छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं जिनकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 10, 12, 13, 14 इस वर्ष की होती है। चूँकि प्राइमरी विद्यालय में 10 वर्ष तक की होती है और मिडिल तक अगर जो पढ़ते हैं बच्चे 8वीं तक तो 13 वर्ष तक, यानी 5 से लेकर 13 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा। अगर ये कहें कि आपको यहाँ से 10 किलोमीटर अपने बच्चों को भेजना है तो फिर आप अपने बच्चों को 10 किलोमीटर तक कैसे भेज सकते हैं? अब यानी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो इससे किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहला प्रश्न यह है, उन लोगों को जिनके माता पिता संपन्न हैं, जिन बच्चों के माता पिता 10,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज यदि सरकारी स्कूल में बच्चे कम हुए हैं तो कहीं ना कहीं यही चीज़ देखकर, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं और जिस तरह से फैसिलिटी दी जा रही है, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है, आने जाने का वाहन की सुविधा उपलब्ध है, ड्रेस की सुविधा उपलब्ध है, किताबों की सुविधा उपलब्ध है, खेलकूद की सुविधा उपलब्ध है, तरह तरह की जो सुविधाएं देकर प्रलोभन में लोगों को उलझा रहे हैं, फंसा रहे हैं। और किस तरह से प्राइवेट स्कूल जो होते हैं दिन पर दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, चूँकि कंपटीशन है। सबको पता है कि शिक्षा एक व्यवसाय हो चुका है। अपने बच्चों की उचित शिक्षा के लिए माता पिता पूरी ज़िंदगी की आधी कमाई लगाने के लिए तैयार हैं, चूँकि सब अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा आगे चोर बने, आगे किसी गलत कार्य को चुने। सभी लोगों की यही चाहत होती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उसी पर मैं गाना, चूँकि ज़्यादातर यूट्यूब पर आपने उस गाने को सुना होगा, बहुत अच्छा गाना है, मुझे याद आया और उस गाने को मैंने लिख दिया और मैं आपको गाने को सुना रहा हूँ। चूँकि ये गाना भोजपुरी में है, जो भोजपुरी भाई लोग हैं उनको तो समझ में आएगी, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं या फिर कोई अन्य स्टेट से देख रहे हैं उनको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आपको अर्थ के साथ बताऊंगा इस गाने को। भोजपुरी में एक गाना है जो वायरल काफ़ी है। नून रोटी खा के भोला जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ावा। पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। नून रोटी खा के भोला जिंदगी बितावा,
अपने न पढ़ला बाकी बबुआ के पढ़ावो, पढ़ी लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। इहे पढ़ाई अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। इहे पढ़ाई अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ी लिखी रच दिहल देखो संविधान बा, पढ़ी लिखी रच दिहल देखो संविधान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। कहे ज्योतिबा सावित्री बाई फूले, लइकन के पढ़े बदे भेजई स्कूले। कहे ज्योतिबा सावित्री बाई फूले, लइकन के पढ़े बदे भेजई स्कूले। पढ़ल समाज का अलगे पहचान बा, पढ़ल समाज का अलगे पहचान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। चूँकि ये गाना भोजपुरी में था और शायद जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको ये गाना समझ में नहीं आया हो, तो मैं आप लोगों को इस गाने का हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। नून रोटी खा के भले ज़िंदगी बितावा, यानी नमक रोटी ही खाकर भले अपनी ज़िंदगी बिताओ। अपने न पढ़ल बाकी बबुआ के पढ़ावा, खुद तो तुम नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। पढ़ी लिखी सीखी वह जग में महान बा, यानी जो पढ़ेगा लिखेगा वही जग में महान हो सकता है। अब पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए जान बा, तो कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों के लिए ये सिखाया जा रहा है कि पढ़ो लिखो, चूँकि इस कलम में बहुत पावर है, इस कलम में बहुत जान है। आगे इस गाने में बताया गया है कि इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज भारत का संविधान लिखे हैं तो किसके बलबूते लिखे हैं? इस एजुकेशन के दम पर लिखे हैं। क्योंकि वो समाज जो दलित समाज को शिक्षा से पूरा वंचित किया था, और उस समय शिक्षा तो दूर की बात है, उस दलित समाज को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो सोच सकते हैं कि उन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस तरह से पढ़ाई किए होंगे, किन संघर्षों के साथ, चूँकि एक ऐसी व्यवस्था जो इस दलित समाज को एक घृणित माना जाता था। दोस्तों, इस गाने का साफ मतलब यही था कि आप शिक्षा के महत्व को समझिए, और आप तो पढ़े लिखे नहीं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। लेकिन अब जो है सवाल ये खड़ा होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते हैं, वो गरीब हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर वो अपने बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी कर पाएंगे? किस तरह से अपने बच्चों के भविष्य को बढ़ा पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कितनी मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी संविधान में, लेकिन आज कितने षड्यंत्र से उस शिक्षा को हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लगभग जितने भी 50 से कम छात्र वाले स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और सभी का जो है बड़े स्कूलों में विलय किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या गारंटी है कि आपके बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजा जाएगा और वहाँ पर उचित शिक्षा मिलेगी, उचित व्यवस्था मिलेगी। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एक जापान में 7-8 वर्ष की लड़की जो स्कूल जाती थी और वह ट्रेन से स्कूल जाती थी। आपको बता दें कि जिस ट्रेन में वह जाती थी उस ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं बैठता था। लेकिन जब ये खबर कहीं ना कहीं जापान सरकार को मिली तो उसने इस ट्रेन को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि स्टेशन को बंद किया जाए और कहीं ना कहीं उस ट्रेन को बंद किया जाए। लेकिन बाद में पता चला कि उस ट्रेन में एक लड़की जाती है जिसके घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पर उसका स्कूल था, और उस स्कूल तक पहुंचने के लिए
कोई इसके पास साधन नहीं था तो मजबूरी थी कि वह ट्रेन से ही जाती थी। अब ज़रा सोचिए कि जब ये खबर जापान सरकार को मिली तो फिर उसने अपना फैसला वापस लिया और ये कहा कि जब तक वो लड़की हाई स्कूल पास नहीं हो जाती है तब तक उस ट्रेन को चलाई जाए। और सरकार के फैसले के अनुसार वो जो ट्रेन थी तब तक चलाई गई जब तक वो लड़की हाई स्कूल पास नहीं हुई। यानी सिर्फ एक लड़की के लिए जापान की सरकार ने ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी। और हैरानी इस बात की है कि वह ट्रेन जब इसके स्कूल का जाने का टाइम होता था तब आती थी और जब वहाँ से उसकी छुट्टी होती थी तब वहाँ से लेकर इसे आती थी। तो कहने का मतलब ये कि सोचिए अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में कितना अंतर है। जहाँ पर एक बच्ची के लिए जापान सरकार ने ट्रेन चला दी थी, आज हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि जिस स्कूल में 50 से कम छात्र हैं उन स्कूलों को मर्ज किया जाए या तो बंद किया जाए। इस पर तमाम जो भी छात्र हैं उन्होंने लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लोग भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और छात्रों के साथ पुलिस यहाँ पर बर्ताव कर रही है, कैसे उन लोगों को उठा रही है, किस तरह से उनको टांग टांग कर लेकर जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 27,000 स्कूलों के बंद होने के विरोध में लगभग हज़ारों छात्रों सहित भीम आर्मी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है लखनऊ के मैदान में उतर चुके हैं और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जो सरकार ने ये फैसला किया है वो फैसला वापस ले और जब तक वो फैसला वापस नहीं लेती है तब तक लोग हम अनिश्चितकालीन तक धरने पर बैठे रहेंगे। वहाँ पर जिस तरह से माहौल है आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ रही है, लेकर उठाकर जा रही है और जेल में डाल रही है। तो दोस्तों एक नया फार्मूला जो है सर्किट हाउस का आ गया है कि जो भी उसमें मेन नेता है उसको सर्किट हाउस में डालो और उसके बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ मारपीट, अत्याचार और उन्हें उठाकर ले जाकर जेल में डालो। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चूँकि पिछली बार आपने देखा था कि प्रयागराज में भी यही देखने को मिला था कि जब हिंसा करवानी थी सरकार को तो चंद्रशेखर आज़ाद को सर्किट हाउस में डाल दिया गया। फिर उसके बाद से वहाँ पर उस हिंसा को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा आरएसएस के लोगों के साथ किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ पर किस तरह से पत्थरबाजी हुई और इल्ज़ाम सारे भीम आर्मी के ऊपर थोप दिया गया। तमाम जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे जो निर्दोष थे, जिनका कोई मतलब नहीं था उसमें, उनकी गाड़ियाँ भी तोड़ी गई। इसके बावजूद उनको जेल में डाल दिया गया और यहाँ तक कि उन पर एनएसए लगाकर गुंडा एक्ट यानी गैंगस्टर एक्ट लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जिनकी ज़मानत आसान नहीं है, हो सकता है मिले या ना मिले। तो कुल मिलाकर 75 भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया जबकि 500 लोगों पर एफआईआर है। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से षड्यंत्र चल रहा है इस देश में और कैसे जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं उन पर सरकार पैनी पैनी नज़र रख रही है और किस तरह से उनके साथ शोषण कर रही है। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपको बता दें साथियों कि लगभग 27,308 शराब की दुकानें खुलने वाली हैं इसी उत्तर प्रदेश में। मतलब कि 27,000 इधर स्कूल बंद हो रहे हैं तो 27,308 शराब की दुकानें खुलेंगी। ज़रा सोचिए कि शराब इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। हमारे देश में शराब इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा जब उस लॉकडाउन में शराबबंदी हुई थी तो कैसा नज़ारा था। सब्जियां की दुकानें बंद थी, आपके खाने पीने की सारी दुकानें बंद थी, कुछ भी सामान के लिए अलाउ नहीं था, सारी दुकानें बंद थी, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन शराब की दुकानें खुली थी और ये बताकर खुली गई थी कि शराब में अल्कोहल जो होता है और ये जो होता है कोरोना जैसे बीमारियों को नष्ट करता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से छाते ले लेकर लोग जा रहे थे और कोई 5, कोई 6, कोई 10 शराब की बोतलें उठा उठा कर ला रहा था, जैसे मालूम पड़ रहा था कि ये शराब ही हमारी ज़िंदगी है। सरकार को शराब बेचनी थी और सरकार ने ऐसा फैसला सुनाया कि शराब से कहीं ना कहीं कोरोना ख़त्म होता है
और इसलिए शराब की दुकानों को चालू किया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में अंधविश्वास कितना है। अगर आप शिक्षित होते तो आप समझते हैं कि क्या शराब से कोरोना भाग जाएगा। आपने इस बात को भी सुना होगा और हमने अपनी आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि कोरोना जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप ताली बजाएं, थाली बजाएं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोगों की मैंने वीडियो भी और साथ ही साथ अपनी आंखों से देखा भी कि जो थाली बजा रहे थे कोरोना को भगाने के लिए, और थाली को पीटते वक्त क्या बोल रहे थे, भाग कोरोना भाग, भाग कोरोना भाग, भाग कोरोना भाग। गज़ब यार, क्या हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है। थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात करते हों तो आप उनकी डिग्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक कहावत है कि जो जैसा होता है उस हिसाब से ही सोचता है। ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं कि ये चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। आपको बता दें कि एक समय जब बेरोज़गारी पर आवाज़ उठ रही थी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो युवा पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं वो पकौड़े बेचें। पकौड़े बेचने में शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे पकौड़े बेचने लगे थे, लेकिन मैं तभी एक कमेंट किया था लगभग अपनी फेसबुक आईडी से कि धन्य हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कम से कम आपने तो ये बता दिया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पकौड़े बेचें, क्योंकि पकौड़े बेचने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। धन्य है आप। अगर ये बात आप पहले बता दिए होते तो शायद उनके माता पिता उन बच्चों पर 4-4, 5-5 लाख रुपए नहीं लगाए होते डिप्लोमा करने के लिए, तरह तरह के कोर्स करने के लिए। क्या ज़रूरत है जब उनको पकौड़ा ही बेचना था। और प्रधानमंत्री मोदी ने पकौड़े बेचने की जब ये बात कही थी तो फिर माता पिता पछतावा कर रहे थे कि हमने अपने बेटे को झूठ का ही पढ़ाया, झूठ का ही 4-5 लाख रुपए गंवाया। अगर इसको पकौड़ा ही बेचना था तो फिर पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत थी। उसको हम दुकान ही खुलवा देते, पकौड़े बेचता। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी प्रधानमंत्री मोदी जी कि आप इस तरह से बच्चों को कहेंगे। तो गलती कहीं ना कहीं उनकी नहीं है, गलती आपकी है जो उनको उस जगह पर बैठाए हैं। चाय बेचने वाले को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो वो पकौड़े की ही बात करेगा, देश के विकास की बात नहीं करेगा। और मंदिर में घंटा बजाने वालों को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मंदिर की ही बात करेगा, शिक्षा की बात नहीं करेगा। तो आपकी गलती है, आपने तो वैसे वैसे लोगों को बैठा रखा है। और जब तक आप ऐसे ऐसे लोगों को बैठाएंगे तो सोचने वाली बात है, जिसकी जैसी योग्यता होती है उस हिसाब से ही। मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक दूध का बर्तन है, एक दही का बर्तन है और एक इधर मट्ठा का बर्तन है, दूध दही मट्ठा तीनों बर्तन में है। अब ये मट्ठे वाले बर्तन से आप सोचेंगे कि दूध निकले तो दूध निकलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकता है। दही वाले जो बर्तन है उसमें सोचोगे कि आप मट्ठा निकले दूध निकले, नहीं निकलेगा। और इधर दूध वाले में सोचोगे कि दही और मट्ठा निकले तो नहीं निकलेगा। तो कुल मिलाकर जो जैसे पात्र का होगा उसमें से वही निकलेगा जो उसमें है। तो भैया ये मंदिर में घंटा बजाने वाले लोग मंदिर की ही बात करेंगे, और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो शिक्षित होगा, वो एजुकेशन की बात करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, वो शिक्षा की बात करते थे। हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा सफलता की वह कुंजी है जो सफलता के सारे दरवाजे खोल देती है। यानी शिक्षा वह एकमात्र दौलत है जिससे आप हर एक चीज़ अर्जित कर सकते हो, लेकिन वो बाबा साहब के संविधान के अनुसार, बाबा साहब के अनुसार, लेकिन इनके अनुसार नहीं। इसमें जो यही है कि भैया जो धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, जो धर्म के हिसाब से चलेगा और धर्म के हिसाब से चलते हुए भी अगर वह शूद्र है, छोटी जाति का है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। धर्म का प्रचार प्रसार तो ये यादव समाज के 2
मुकुटमणि और संत यादव भी कर रहे थे, लेकिन इनको अधिकार क्यों नहीं मिला? पता चला कि ये यादव हैं तो उनका मुंडन कर दिया गया, उनकी चोटी काट दी गई, उस ब्राह्मणी के पैरों में इनकी नाक रगड़वाई गई। इसके बाद इनसे पैसे वसूले गए, इनको मारा पीटा गया, इनको अपमानित किया गया, गाली दिया गया। साथ ही साथ हद तो तब हो गई कि जब इनके ऊपर उस ब्राह्मणी के मूत्र से छिड़काव किया गया इनकी शुद्धिकरण के लिए। तो ज़रा सोचिए कि ये कैसी व्यवस्था है। अभी अभी हाल ही में झारखंड में एक यादव को ब्राह्मण ने पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो अब जो है मनुस्मृति कहीं ना कहीं लागू होने की कगार पर है और पूरा प्रयास बीजेपी सरकार की यही है, कैसे भी हो भारतीय संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू की जाए और सभी जितने भी ये छोटी बिरादरी उठ रही है और जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, इनके सारे अधिकार को छीन लिया जाए और फिर इनको वहीं ढकेल दिया जाए। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो है फार्मूला इन्होंने अपनाया है कि आपकी शिक्षा को ही ख़त्म कर दिया जाए। आपके अंदर जो पावर आ रही है ये कहाँ से आ रही है? शिक्षा की बदौलत आ रही है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप शिक्षित बने हैं, दहाड़ रहे हैं, और यही दहाड़ कहीं ना कहीं उनको चुभ रही है। क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती सीएम बनी थी तो एक अलीगढ़ की एक बीजेपी की नेता थी जिसने ये कहा था कि जो कभी हमारे चप्पल जूता साफ किया करते थे आज हम पर राज करना चाहते हैं। तो यानी आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच क्या होती है। तो जो सवर्ण है और इनकी जो सोच है, मनुवादी जो सोच है, ये कभी निकल नहीं सकती है और आपको हमेशा उसी दृष्टि से देखेंगे। ये मुकुटमणि यादव और संत यादव की बात नहीं है, ये तमाम दलित, पिछड़े, ओबीसी और जो आदिवासी लोग हैं, इन सबको ये यही नज़र से देखते हैं। इतना ही नहीं, जो राजपूत समाज से लोग हैं जो सवर्ण में आते हैं, वो भी अगर चाहें कि हम बैठकर कोई भागवत कथा कहें और हम यदि कोई पुजारी बन जाएं, तो ये पंडित लोग उनको भी ये अधिकार नहीं देंगे जो खुद को सवर्ण समझते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये भेदभाव है कहीं ना कहीं देश से, ये ख़त्म नहीं होगी और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा देश शक्तिशाली नहीं बन सकता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक हमारा देश जाति में पड़ा रहेगा, धर्म में फंसा रहेगा, तो कभी हमारा देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि देख सकते हैं कि क्या माहौल है और एजुकेशन को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसी तरह से आप पर शोषण होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप सब लोग आवाज़ उठाइए और फिर से शिक्षा नीति को अपनाइए और ऐसे ऐसे जो सरकार के फैसले हैं, इन फैसलों का विरोध करिए। क्योंकि मंदिर निर्माण से और ये शराब के ठेकों से हमारे और आपके लड़के विकास नहीं कर पाएंगे, पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले इन बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और आगे बढ़ाइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।